RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी में अगली वीडियो आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों से क्या तात्पर्य है? किसी भी यौगिक के पदार्थ के भौतिक गुण वे होते हैं जिनको हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं आदि इस प्रकार से। तो इन भौतिक गुणों में पदार्थ का केवल निश्चित मान निर्धारित किया जा सकता है। उसमें हम ये देखते हैं कि ये पदार्थ किस प्रकार का है। इसमें सबसे पहले अगर भौतिक गुण में देखें तो सबसे पहला गुण आता है स्मेल, यानी गंध। तो कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, उनमें जो गंध का प्रारूप है वो कुछ इस प्रकार से चलता है कि यौगिक जितना बड़ा हैवी होता हुआ चला जाता है उसकी गंध उतनी ही कम होती हुई चली जाती है। तो C1 से C3 तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी जिन कार्बोक्सिलिक अम्लों में अधिकतम 3 कार्बन पाए जाते हैं, उनकी गंध बहुत तीक्ष्ण होती है। जैसे फार्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, प्रोपिनोइक अम्ल है। आप लोगों ने एसिटिक अम्ल यानी सिरका देखा होगा, खाया होगा, तो उसकी गंध तीक्ष्ण होती है थोड़ी सी। तो इसी प्रकार से फार्मिक अम्ल की भी और प्रोपेनोइक अम्ल की भी गंध कुछ तीक्ष्ण होती है। लेकिन जो C4 से लेकर C8 तक के आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, उनकी गंध कुछ हल्की अरुचिकर होती है। यानी वो अरुचिकर तो होती है लेकिन इतनी ज्यादा तीक्ष्ण नहीं होती जितनी कार्बन 1 से लेकर कार्बन 3 तक के यौगिकों की होती है। इसके अलावा जितने भी हायर C9 अप टू जो भी आगे आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, उनकी गंध लगभग न के बराबर होती है। यानी उनमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं पाई जाती। ये तो हमने लिया है एलिफेटिक जो कार्बनिक यौगिक होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल उनके लिए। लेकिन जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं, एरोमेटिक यौगिकों में किसी प्रकार की कोई गंध उपस्थित नहीं होती है। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात अगर हम करें तो वो आती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था क्या होती है? ठोस, द्रव या गैस रूप में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो भौतिक अवस्था होती है। और पदार्थों की ये अवस्था उनके अणुओं के बीच लगने वाले अंतरा अणु आकर्षण बल के कारण होती है। अब चूंकि जितना ज्यादा अंतरा अणु आकर्षण बल होगा वो ठोस की ओर आपका पदार्थ उपस्थित होता हुआ चला जाता है, और ये पदार्थ के अणुभार पर निर्भर करता है। जो अंतराणु आकर्षण बल है वो पदार्थ के अणुभार पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला जो HCOOH है आपका फार्मिक अम्ल, और इसके बाद पहले लगभग 10 यौगिक तक जो आपके कंपाउंड होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। यानी उनके अणुओं के बीच इतना अधिक आकर्षण बल नहीं होता कि वो ठोस में परिवर्तित हो जाएं। लेकिन जैसे ही C10 से ऊपर के कार्बनिक यौगिक आते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल बढ़ने के कारण, अणुभार बढ़ने के कारण वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार से वैक्स यानी मोम का जो पदार्थ होता है, मोम जैसा पदार्थ यानी नर्म ठोस के रूप में उपस्थित होते हैं। ये एलिफेटिक यौगिक है। इसी प्रकार से जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, एरोमेटिक, वो सब क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के रूप में, जैसे कि अगर हम बेंजोइक अम्ल C6H5COOH की बात करें तो ये क्रिस्टलीय ठोस सफेद रंग के पाउडर के रूप में पाया जाता है। तो आप इनकी भौतिक अवस्थाओं को इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तीसरा भौतिक गुण आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? कोई भी वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है क्वथनांक कहलाता है।
ये पहले 10 कार्बनिक यौगिकों के लिए ही यूज होगा, क्योंकि 10 कार्बन से ऊपर के जो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, इसलिए उनके लिए हम यहाँ क्वथनांक की बजाय गलनांक मेल्टिंग पॉइंट का प्रयोग करेंगे, लेकिन द्रवों के लिए क्वथनांक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब क्वथनांक के लिए इनका क्या ऑर्डर होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि भौतिक अवस्था जो होती है वो पदार्थ के अंतराणुक आकर्षण बल पर निर्भर करती है। जितना अधिक आकर्षण बल होगा उसकी अवस्था ठोस की ओर होती ही चली जाएगी, और आकर्षण बल डिपेंड करता है अणुभार के ऊपर। ये आप फिजिक्स के भी नियम से याद रख सकते हैं, जैसे न्यूटन ने कहा था गुरुत्वाकर्षण का नियम F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है गुरुत्वाकर्षण नियम। तो वहां पर m और f दोनों अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अब हम क्वथनांक की अगर बात करें तो जैसे जैसे पदार्थ का अणुभार बढ़ेगा कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी। HCOOH फार्मिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, CH3CH2COOH प्रोपेनोइक अम्ल। तो इनका अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनका क्वथनांक बढ़ता हुआ चला जाता है। अब ये तो हुआ केवल एक ही श्रेणी में, लेकिन अगर हम इनको देखें तो जो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं RCOOH उनका क्वथनांक उच्च होता है एल्कोहलों से, और जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं संगत हाइड्रोकार्बन उनसे। यानी अगर हम समान अणुभार के एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों को ले लें तो उनमें कार्बोक्सिलिक अम्लों का अणुभार अधिक होता है। अब इसका कारण क्या है वो देखिए। जो क्वथनांक है वो पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता ही है, लेकिन अब अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें RCOOH की बात करें और एल्कोहल में देखें तो ये R और O और H ये इस प्रकार से। दूसरा अगर हम कोई और एल्कोहल ले लें तो वो R O और H के साथ अगर हम देखें तो इनके बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है, यानी कि एक प्रकार से हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो जाता है। यहाँ दो अणुओं के बीच केवल एक अंतराणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्लों में अगर देखें तो यहाँ HOC और यहाँ पर R ले लें और यहाँ ले लें O। यहाँ हमने RCOOH के दो अणु ले लिए, तो यहाँ देखिए इसके बीच अंतराणु आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध के कारण बढ़ जाता है, यानी दो अणुओं के बीच दो हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो जाते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन में तो कोई हाइड्रोजन बंध होता ही नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में अधिक मात्रा में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक एल्कोहलों से अधिक होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब जैसे ही आप संरचना देख रहे हैं, इस संरचना के अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु, एक ये और एक ये, आपस में सदैव जुड़े हुए होते हैं, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल डाइमर के रूप में उपस्थित होते हैं। डाइमर होता है द्विलक, यानी जब दो अणु एक साथ जुड़कर एक अणु का निर्माण करते हैं। इसकी जानकारी जो ये द्विलक बना है, डाइमर बना है, आप लोग को विलियन वाले चैप्टर में हमने कुछ अणुसंख्या गुणधर्म बताए हैं। अणुसंख्या गुणधर्म जिसके अनुसार आपको बताया गया था प्रासरण दाब है, क्वथनांक उन्नयन है, हिमांक अवनमन है। तो जब उनके द्वारा हम अणुभार निर्धारण करते हैं तो उससे हमारा जो वान ऑफ फैक्टर होता है n, उससे पता चल जाता है कि हमारे कितने अणु एक साथ संयोजित हुए हैं या फिर एक अणु से वियोजन होकर कितने आयन उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्वथनांक का कर्ण जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए वो हाइड्रोजन बंध के कारण एल्कोहलों से अधिक होता है, हाइड्रोकार्बनों से तो बहुत अधिक हो जाएगा। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल ले लें CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, और हम ले लें CH3CH2CH2OH। इन दो यौगिकों को अगर हम ले लें तो दोनों के
अनुभार लगभग 60 के करीब आ जाएगा। दोनों का जो अनुभार है दोनों का वो लगभग 60 के करीब आ जाएगा, लेकिन एसिटिक अम्ल का जो क्वथनांक है वो इस प्रोपेनॉल से अधिक होता है। उसका कारण ये हाइड्रोजन बंध ही होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक के क्रम में ये बात मानी जाती है कि जो सम संख्या के कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, जिनमें सम संख्या के कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, उनका गलनांक अधिक होता है विषम संख्या वाले से। जिनमें विषम संख्या में कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं उससे अधिक गलनांक पाया जाता है। अब इसका कारण क्या है? वो कारण एक जनरल सी बात बताई गई है कि इसमें CH3, CH2, CH2 और COOH, ये इस प्रकार से एक श्रृंखला जो कि हम सममित संरचना का कह सकते हैं कारण। लेकिन अगर हम किसी विषम संख्या वाले को, जैसे 5 कार्बन वाले को ले लें, तो 5 कार्बन वाले में यहाँ आपका एक CH3 और जोड़ दिया, तो ये इस प्रकार की संरचना एक प्रकार से असममित संरचना हो जाएगी। तो इस कारण सममित संरचना जो होती है, ठोस संरचना में, आपका जो पहला चैप्टर है ठोस संरचना, वहां पर क्लोज पैकिंग बताई गई है। तो सममित संरचना एक दूसरे अणु के साथ स्ट्रोंगली क्लोज पैक्ड हो जाती है, अच्छी प्रकार से संकुलित हो जाती है, जिस कारण ठोसों का गलनांक बढ़ जाता है, या कह सकते हैं सम कार्बन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का गलनांक विषम कार्बन संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों से अधिक हो जाता है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट तो कोई होगा नहीं, लेकिन उनके लिए हम केवल गलनांक का प्रयोग कर सकते हैं। अब एरोमेटिक में बेंजीन रिंग जो होती है वो एक प्लेनर होती है, एक तलीय होती है, इसलिए एक तलीय संरचना आसानी से प्रबल रूप से संकुलित होती है, जिस कारण हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो गलनांक होता है वो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों से अधिक होता है। चौथा पॉइंट आपका आता है विलेयता, सोल्यूबिलिटी। विलेयता, जैसे कि अभी बताया है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, तो हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण इनका जो विलेयता है वो जल में बहुत अधिक होती है, जल में किसी भी अनुपात में घुल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अणुभार बढ़ता हुआ जाता है तो R श्रेणी यानी एल्किल समूह की मात्रा बढ़ती जाती है, जिस कारण विलेयता घटती हुई चली जाती है। क्योंकि जो RCOOH है जब पानी में घोला जाएगा तो ये RCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव में वियोजित हो जाएगा। जो ये नेगेटिव पार्ट होता है आयनिक होने के कारण यहाँ पर इसको जल स्नेही भाग बोल देते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट, जबकि जो ये R है वो जल विरोधी, जिसको हाइड्रोफोबिक बोल देते हैं। तो जैसे जैसे उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों की ओर जाते हैं तो उस आधार पर ये जल विरोधी पार्ट बढ़ता हुआ चला जाता है, जिस कारण विलेयता घटती हुई चली जाती है। जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनकी विलेयता कम होती है जल में, लेकिन चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, कार्बनिक विलायक हो जैसे अल्कोहल, ईथर आदि में, ये सभी प्रकार से पूर्ण विलयशील होते हैं। तो भौतिक गुणों में बस फिलहाल इतना ही। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।